दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस को देखते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो पहली न्यूज आपके एग्ज़ाम के लिए काम की है। अभी हाल ही में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को राजभाषा कीर्ति अवार्ड से लगातार दूसरी बार इसको नवाजा गया है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा राजभाषा कीर्ति अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। तो ये दूसरी न्यूज पे आते हैं। यहाँ दूसरी न्यूज देखिएगा, गति शक्ति, इसके अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति, अब यहाँ लिखा है विल लीड टू होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेटिंग इमेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, अगर इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाता है तो यह होलिस्टिक व इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेटिंग का, यानी अवसंरचना सृजन का समन्वित विकास करके, एकीकृत विकास करके, समग्र व समन्वित विकास के माध्यम से बहुत भारी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। ये बात किसने कहा है? ये बात बोली है। अब यहाँ एक ट्रांसफार्मिंग इंडियाज मोबिलिटी को संबोधित कर रहे थे। कौन? तो यहाँ आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन? नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी नेशनल मोनेटाइजेशन जो प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत पीछे भी हमने डिस्कस किया था 6 लाख करोड़ रुपये मोनेटाइज मौद्रिक रूप में ये जुटाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। जो भारत के पास गैर उत्पादक परिसंपत्तियां हैं उसको बेच करके जो पैसा आएगा 6 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे और उसके लिए बाकायदा एक स्कीम चलाई गई है, नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम। और आपको बताते चलें कितने वर्षों में, ये 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी संदर्भ में नितिन गडकरी जी बोल रहे थे और इनके माध्यम से ट्रांसफार्मिंग इंडियाज मोबिलिटी को भी संबोधित किया गया और इन्होंने कहा कि नेशनल जो मोनेटाइजेशन प्लान है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के अंतर्गत ये कितने, तो यहाँ आप देखिएगा 1,60,000 करोड़ ओवर 4 ईयर्स, यानी ये 4 वर्षों में 1,60,000 करोड़ रुपये, 1.6 लाख इसको कह लीजिए, इतने करोड़ रुपये कहाँ से, तो ये रोड, वहाँ हमने आपको बताया था कि रोड्स की भागीदारी 26% है। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रोड 26% सबसे ज़्यादा यही है। दूसरे नंबर पे रेलवे आता पीछे, अगर डिस्कशन आपने देखा होगा तो वहाँ भी हमने आपको बताया था। तो 26% जो टारगेट है और इसका अगर मौद्रिक मूल्य देखें तो 1.60 लाख करोड़, 6 लाख में से 26% जो 1.6 लाख बैठता है, 1.6 लाख करोड़ रुपये रोड से पिछले 4 वर्षों में, यानी जो रोड से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उससे जुटाए जाएंगे। तो ये पहली न्यूज़ थी जो आपके काम की है और आपका प्री मेंस दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। आगे आते हैं, दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। तो इसमें आपको देखते हैं कि इसमें एक आपका काम का है। यहाँ देखिए नाम आपको मिलेगा आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी ये पहली भारत की महिला हैं जो माइनिंग इंजीनियर बनी हैं और किसके अंतर्गत बनी हैं, तो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड जो है, जिसे CIL कहा जाता है, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत पहला इंजीनियर, महिला इंजीनियर जो माइनिंग इंजीनियर कहा जाए, तो माइनिंग इंजीनियर के कौन बनी है पहली बार, आकांक्षा कुमारी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कोल मंत्रालय के अंतर्गत पहली महिला माइनिंग खनन
इंजीनियर कौन बनी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आकांक्षा कुमारी बनी हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला इसमें देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जानकारी थी। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में 4 हैं। तो आपसे पूछ लेगा कौन कौन है 4? तो एक तो आपको पता है हिंदी, एक आपकी कौन है अंग्रेजी, तो 2 ये हो गई, और यहाँ एक उर्दू और एक डोगरी। टोटल कितनी हो गई? 4। तो यहाँ लिखा हिंदी एंड इंग्लिश हैव बीन गिवन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस अलॉन्ग विद उर्दू एंड डोगरी व्हिच विल मेक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्मूथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू व डोगरी को भी ऑफिशियल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे लिखा है इन जम्मू कश्मीर द इलेक्शन टू द 3 टायर पंचायत सिस्टम वर्क कंडक्टेड पीसफुली। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंचायती जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उससे संबंधित चुनावों को भी शांतिपूर्ण ढंग से यानी इसको संपन्न कराया जा सका है। ड्यू टू इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन जम्मू कश्मीर नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज। अब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि धारा 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो इन सबको आप लिखिए कि यहाँ पर जब शांति और सुरक्षा, लोगों को शांत और सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर जो टूरिस्ट पर्यटक हैं वो भी काफ़ी संख्या में गए हैं, जिससे जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। आगे लिखा प्राइम मिनिस्टर हैज़ ब्रॉट दिस स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर विद एन ओपन हार्ट एंड आई रिक्वेस्ट द कंट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट। और प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक योजना, पीछे याद होगा हमने डिस्कस किया था, 2037 तक डेवलपमेंट का एक रोड मैप प्लान जम्मू कश्मीर के लिए विकसित किया गया, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो मोदी साहब ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर विद ओपन हार्ट, अगर जम्मू कश्मीर का खुले दिल से विकास किया जाए तो इससे क्या होगा, जो पूरे देश का जो विकास होगा ही, साथ ही जो पूंजीपति हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आगे आएं और जम्मू कश्मीर में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की भांति क्या हो चुकेगा, डेवलप हो सकेगा। अगला जो न्यूज़ है यहाँ देखिए, ये आपको देखकर आश्चर्य होना चाहिए। जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट, जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां पर एवरी पर्सन हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त किया है, तो प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा राज्य है जहां प्रत्येक व्यक्ति किस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस बीमा उपलब्ध करवाया जाता है प्रत्येक परिवार, और इसका लाभ 50 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, 10 करोड़ परिवार। तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्रत्येक परिवार है, ना कि प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक परिवार 5 लाख का बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा। तो ये जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे आइए, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज अनाउंसमेंट हुआ था, आप इसका मेंस में इस्तेमाल कर लीजिएगा, कहीं भी नज़र आ जाए। तो फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री ने कितना, तो ये कब ये घोषित किए थे, 7 नवंबर 2015 को कितना अमाउंट घोषित किए थे, तो ये 80,068 करोड़, 80,068 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए घोषित किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में आज कौन कौन सी योजनाएं, जब जो अनुच्छेद 370 हटा तो यहाँ पर वन राशन कार्ड स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में। उज्ज्वला योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत
जो सब्सिडी का या अन्य जो बेनिफिट है वो पहुंचाया जा रहा। सौभाग्य योजना चल रही है या इसी प्रकार की जो अन्य सेंट्रल केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं। इसके अलावा जो हर घर जल की जो पहुंच की भारत सरकार ने नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, यानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो कब रखा है तो जम्मू कश्मीर में भी 2022 तक ये उम्मीद की जा रही है कि हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचा दिया जाएगा और ये डेट घोषित की गई है 15 अगस्त 2022 तक। 15 अगस्त 2022 तक। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट वेयर, ये तो बता ही चुके हैं कि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का लाभ उठा रहा है। आगे आइए अन्य जो आपका काम का है तो यहाँ पर एक ये स्कीम आपके काम की है न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया और ये एक प्रकार का वेब पोर्टल है। न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है? न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जम्मू कश्मीर में चल रही है। तो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और किसके लिए? तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें लॉन्च किया गया है। और रजिस्ट्रेशन कौन करवाएंगे? तो जो भी जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते, इस पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसी के अंतर्गत 2035 तक जम्मू कश्मीर का 37 तक जम्मू कश्मीर का ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसके अंतर्गत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें व्यक्ति जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से संबंधित हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक दूसरी न्यूज़ थी। और अंत में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 व 35 से जब इसको हटाया गया तो इसका प्रभाव क्या रहा? देयर विल बी ए न्यू बिगिनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पर रोजगार का एक नया युग की शुरुआत हुई। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है। दिस इज ह्यूज माइलस्टोन इन फुलफिलिंग अ प्रॉमिस मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इससे जम्मू कश्मीर को हर तरीके से लाभ पहुंचा है। अगला है इंडियन नेवीज मैडन माने प्रथम पहली बार भारतीय नौसेना है या अल्जीरिया के साथ एक्सरसाइज कर रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में भारत सरकार की नौसेना किस देश के साथ एक्सरसाइज की है? तो अल्जीरिया के साथ यानी एक्सरसाइज की है। अल्जीरिया की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ मोरक्को है। मोरक्को के बाद ये अल्जीरिया, यहाँ पर ये दूसरा देश मिल जाएगा। मोरक्को के बाद कौन मिलेगा? अल्जीरिया, जिसकी राजधानी क्या है? अल्जीयर्स है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी जो हिस्सा है और ये भूमध्य सागर वाला है, तो यहीं पर आपको अल्जीरिया मिल जाएगा। इसी अल्जीरिया के साथ भारत की नौसेना पहली बार क्या एक्सरसाइज कर रही है और इसमें भारत का जो जहाज है आईएनएस टावर पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि अल्जीरिया का जो जहाज जिसका नाम क्या है? एजाद जेर, यहाँ आपका इसका प्रोनाउंसिएशन अगर कोई दूसरा तरीके से हो तो आप देख लीजिएगा। एजाद जेर नामक नेवी शिप के माध्यम से जॉइंट एक्सरसाइज भारत कर रहा है। भारत का जहाज आईएनएस टावर यहाँ पर भेजा गया है। तो ये आपके काम की है। अगला जो काम का है ये अभी हाल ही में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये किसके अंतर्गत आता है? ये DPIIT पता है? DP लगा दो। DPIIT के अंतर्गत आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके द्वारा
जो कोर इंडस्ट्री हैं जिनकी संख्या 8 है, 8 कोर इंडस्ट्री के संदर्भ में एक जुलाई 2021 के लिए इंडेक्स जारी किया गया। इन 8 कोर सेक्टर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन? कोयला है, कोल है, फिर क्रूड ऑयल है CC, उसके बाद NRT R, और उसके बाद आपका कौन कौन हो गया? CCNR। तो इसमें कोल है, उसके बाद क्रूड ऑयल है, उसके बाद नेचुरल गैस है, R से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, तो 4 ये हो गए। उसके बाद फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के बाद आपका कौन है? स्टील है, स्टील के बाद फिर आपका कौन है? सीमेंट है। तो तीन सी एक साथ लिख लीजिए, तो ये 5 और 3 ये 8 हो जाएंगे। FSC यानी CCNR FSC, तो आपका कौन हो गया? सीमेंट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, उसके बाद फर्टिलाइज़र हो गया, स्टील हो गया। तो ये आपका ये चूँकि आगे सी आ चुका है, तो कितने? 3 2 5 1 7, एक आपका कौन छूट रहा है? ई वाला छूट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? NRE। तो ये आपका हो जाएगा आपका कौन? इलेक्ट्रिसिटी। CCC NRE FS या अन्य अपने आप कोड बना के याद कर सकते हैं। तो इसमें कौन है? 3 C हैं, NER, ऐसे NER नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट रीजन जानते ही है, उसे याद कर लीजिए। तो ये 3 6 हो गया, और 2 बचेंगे, तो FS, CCC NERE और FS, ये आप इससे याद कर लीजिए। तो कौन हो गया? क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद आपका कोल हो गया, उसके बाद C से सीमेंट हो गया, N से आपका नेचुरल गैस हो गया, E से इलेक्ट्रिसिटी हो गया, R से रिफाइनरी हो गया, F से फर्टिलाइज़र हो गया, S से स्टील हो गया। तो CCC सारे लोग करते ही हैं, CCC के बारे में पता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ये जानते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर भूभाग, और उसके बाद कौन? CCC नॉर्थ ईस्ट रीजन में फंसा, FS। तो इसे याद रखोगे, 8 अपने दिमाग में रहेंगे। CCC NERE नॉर्थ ईस्ट रीजन, और उसके बाद फिर FS। ये 8 ये कई बार पूछ लेता, कौन 8 में शामिल नहीं है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया, और इसके लिए जो इन 8 को मिला लेते हैं, तो जो वेटेज है ये 40.27% है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कितना है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा जारी किया जाता। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के अंतर्गत DPIIT के अंतर्गत आता, जिसका हमने बताया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। तो उसके माध्यम से इंडेक्स एक जारी किया गया, जिसको IIP कहा जाता है। जो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इसके लिए इंडेक्स जारी किया जाता, और उसका नाम है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसका वेटेज कितना है? 40.27% है, जिसमें कितने? 8 इसमें शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 8 कोर सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसमें बताया गया कि इसका इंक्रीज हुआ, कि इसका डिक्रीज हुआ, चलता रहता, तो उतना आपको अंदर इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आइए, अगला 8वीं मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, यानी बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की जो बिम्स्टेक देश हैं, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक की बताते चलें आपको बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है, ढाका में। ठीक, भारत इसका मेंबर, ध्यान रखिए। तो इसकी जो 8वीं मीटिंग हुई है, वो भी एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट की, तो उस पर जो मुख्य फोकस रहा है वह ये रहा है कि जो कृषि क्षेत्र में कैसे सहयोग को और अधिक
बढ़ावा दिया जाए ताकि जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये 8वीं मीटिंग हुई है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जैसा कि हमने बताया, बे ऑफ बंगाल आई से हो गया इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता, तो ये इसके बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। ये एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनकी 8वीं मीटिंग हुई है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप देख लीजिए। बिम्स्टेक में कौन कौन देश शामिल हैं, तो यहाँ देशों को दिया हुआ है। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। ये पार्टिसिपेटिंग, यानी कि आप देखोगे तो जो एशियान हैं, एशियान के 2 देश इसमें शामिल हैं। आसियान के 2 देश शामिल हैं जिनका क्या नाम, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड। भारत का ये मैप है इधर पूर्वोत्तर वाला, तो इधर आप देखो पहला देश ये म्यांमार मिलेगा, म्यांमार के बाद अगला देश थाईलैंड। तो ये म्यांमार और उसके बाद आपका ये थाईलैंड, ये 2 देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ का श्रीलंका शामिल है। श्रीलंका के बाद फिर ऊपर से यहाँ नेपाल, भूटान। नेपाल और भूटान दोनों शामिल हैं, तो यहाँ नेपाल भूटान शामिल हैं। और उसके बाद फिर ये इधर से बांग्लादेश। इतने तो म्यांमार, थाईलैंड, इधर मालदीव नहीं है ना, मालदीव देख के कन्फ्यूज कर देगा और आप गलत कराएंगे। तो म्यांमार, थाईलैंड इसमें शामिल है। उसके बाद आपका कौन शामिल है, श्रीलंका, इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये इतने देश के माध्यम से कब, तो ये 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है। अगला ये दोस्तों, अगली न्यूज़ फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कौन से है, वाई ब्रेक। वाई ब्रेक ये पूछ लेगा, वाई ब्रेक चर्चा में रहा, ये क्या है। वाई ब्रेक कुछ नहीं है बल्कि ये योगा ब्रेक है। वाई से हो गया योगा, ये ब्रेक है। योगा ब्रेक को ही वाई ब्रेक कहा जाता है। असल में 5 मिनट का ये क्या है, योगा ब्रेक प्रोटोकॉल है। तो जिसमें 5 मिनट आपकी जो महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए प्रैक्टिसेज होती हैं योगा की, उसको इसमें सिखाया जाएगा और पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो 5 मिनट अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निकाले और ये 5 मिनट का जो शरीर के लिए ज़रूरी प्रैक्टिस है योगा की, उसको करें। इससे क्या होगा, वह डी स्ट्रेस होगा, रिफ्रेश होगा, रीफोकस ऑन वर्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एट वर्क प्लेस। जो काम का स्थल है वहाँ पर जो व्यक्ति विशेष है वह अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकेगा और वह तनाव मुक्त रहेगा, तरोताज़ा रहेगा, वह रीफोकस फिर से अपने काम पर केंद्रित कर पाएगा, अपने काम पर केंद्रित हो सकेगा। तो ये पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला ये इसमें अभी कौन, तो ये आपके पैरा ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ अन्य लोगों के द्वारा यानी ये आपका मेडल प्राप्त किए गए। तो यहाँ एक नाम आप ये ध्यान रखिएगा, सिंहराज अढाना। सिंहराज अढाना के द्वारा कौन सा कांस्य पदक जीता गया है, किसमें, शूटिंग में। तो सिंहराज अढाना का संबंध किससे है, शूटिंग। तो शूटिंग में कौन, इनको कांस्य पदक मिला हुआ है। तो इस सिंहराज अढाना को ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक मिला हुआ है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद यानी श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद जी का कब, 1 सितंबर को ये मनाया गया। और इस उपलक्ष्य में 125 रुपये का कमेमोरेटिव सिक्का जारी किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में 125 रुपये का सिक्का किसकी यानी जन्म शती पर जारी किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आप नाम याद रखिएगा किसकी, तो श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद जी। श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद जी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं। असल में जो स्वामी प्रभुपद जी हैं, इनके द्वारा कौन सा, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस,
इसी को हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से जाना जाता। हरे कृष्णा हरे राम का नाम आप जैसे सुनते हो, तो ये हरे कृष्णा हरे नाम, तो हरे कृष्णा मूवमेंट इन्होंने चलाया था। इसी को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इश्क कान के नाम से जाना जाता। इसकी स्थापना किए थे, तो इन्हीं की यादगार में 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला ये मरियप्पन थांगा बेलू को कौन सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है हाई जंप में, कहाँ, पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो टोक्यो में हो रहे हैं। तो ये आपका दूसरा ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शरद कुमार, ये हाई जंप में शरद कुमार जी को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है हाई जंप में। तो ये अगला ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का डिस्कशन। ये डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई सुझाव देना है या कुछ और, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।